नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में अपन 7 फरवरी 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पीएम मोदी ने सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो कल पीएम मोदी ने गोवा के अंदर सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। इसके अलावा जो सी सर्वाइवल सेंटर है उसका निर्माण किसने किया है? ओएनजीसी कंपनी ने किया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कंपनी ने सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन निर्माण किया है दक्षिणी गोवा के बैतूल के अंदर। और इस सेंटर के अंदर समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रतिवर्ष 10 से 15,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ओएनजीसी जो कंपनी है उसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। ओएनजीसी का मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। वर्तमान में ओएनजीसी के अध्यक्ष आपसे पूछे तो आप बता देना अरुण कुमार सिंह है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ओएनजीसी, जो कि भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में आता है। इसी के साथ एक चीज आप ध्यान रखना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप पुरी है वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। इसके अलावा महत्वपूर्ण सेंटर अपन ने पिछले कुछ दिनों में क्या पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज मार लेते हैं। देश का पहला आईएएफ हेरिटेज सेंटर है वो चंडीगढ़ के अंदर है। देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन ग्वालियर एमपी में किया गया था। यूपी में अयोध्या के विकास के लिए केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर की शुरुआत की गई है। नई दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है। केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। तो महत्वपूर्ण सेंटर पिछले कुछ दिनों में अपन ने ये कवर किए थे। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा, प्रतिदिन सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर नाम से आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। इसी के साथ अगर किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और एक अच्छा सा कर दीजिए कमेंट। अगला क्वेश्चन, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कल रखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। आधारशिला केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने रखी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस संग्रहालय की स्थापना कर रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं और विभिन्न कालावधि के 1 लाख से अधिक शिलालेख रखे जाएंगे। ध्यान रखना है, जो सलारगंज संग्रहालय है उसके अंदर देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। किसने रखी है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने रखी है। ये किशन रेड्डी की एक फोटो है और कल के प्रोग्राम की एक फोटो है। इसके अलावा कुछ संग्रहालय है भारत के जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनको आप याद करने की कोशिश करना। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो दिल्ली के अंदर है। द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? मुंबई में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली के अंदर है। कैलिको संग्रहालय ऑफ टेक्सटाइल है वो अहमदाबाद के अंदर है। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम के अंदर है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता के अंदर है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई के अंदर है। कर्नाटक में मानव विज्ञान संग्रहालय है जो कि मैसूर के अंदर है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान म्यूजियम है नई दिल्ली के अंदर। तो ये भारत के प्रमुख संग्रहालय हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में सीधे सीधे कभी पूछे जाते हैं। 2023-24 के अंदर प्रथम चीजें क्या हुई है? तो जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की है असम राज्य ने। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहां पर हुई है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अक्षता कृष्णमूर्ति। देश का पहला डाई स्काई पार्क कौन सा है? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर जो है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला एआई सिटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा, कौन बनेगा? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये देश में पहले चीजें हुई है। 2023-24 का जो करंट अफेयर पढ़ा था उसके अंदर अपन ने ये चीजें पढ़ी थी, उसका अपन ने रिवाइज किया है। अगला क्वेश्चन, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में दुनिया के दूसरे पावरफुल सीईओ कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी। कल ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स आई थी जिसके अंदर दुनिया के दूसरे पावरफुल सीईओ बने हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में लगातार दूसरे साल दूसरा स्थान हासिल किया है। तो लगातार पिछले 2 सालों से दूसरे स्थान पर ये मुकेश अंबानी। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली चीज तो आपको दोनों कंपनियों के सीईओ पता होने चाहिए लेटेस्ट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ठीक है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी है मुकेश अंबानी, और इन्होंने ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में लगातार दूसरे साल दूसरा स्थान हासिल किया है, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ा है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में जो टेसेंट है, टेसेंट के सीईओ है वातेंग मा, उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। ये माँ की फोटो है, वातेंग मा की फोटो है, जो कि टेसेंट कंपनी के सीईओ है, और ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स के अंदर इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। टाटा सेंस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन इस रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शाह अनीस छठे, और इंफोसिस के सलील पारिक 16वें स्थान पर है। कुछ भारतीय हैं जिनकी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स के अंदर रैंकिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसको आप याद करने की कोशिश करना। टाटा सेंस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने 5वां स्थान हासिल किया है। महिंद्रा के हैं शाह अनीस, उन्होंने 6ठा स्थान हासिल किया है। इंफोसिस के सलील पारिक को 16वां स्थान मिला है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 2024 के अंदर अपन ने कुछ सूचकांक पढ़े थे, जिनको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्या क्या पढ़ा था? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पढ़े थे, जिसके अंदर भारत की रैंक 93 थी, पहले स्थान पर डेनमार्क था। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ी थी, जिसके अंदर भारत का स्थान 66वां था, पहला स्थान यूएई का था। ठीक है, क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग पढ़ी थी, जिसके अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय की रैंक 220 थी। कनाडा का जो टोरंटो विश्वविद्यालय वो प्रथम स्थान पर था उस रैंक में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 पढ़े थे, जिसके अंदर भारत 7वें स्थान पर था। पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं था। डेनमार्क 4थे स्थान पर था, एस्टोनिया 5वें स्थान पर था, फिलीपींस 6ठे स्थान पर था, और भारत 7वें स्थान पर था। एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ी थी, जिसके अंदर भारत की रैंक 80 थी। फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, सिंगापुर और स्पेन 5 देश सामूहिक रूप से प्रथम स्थान पर थे। और बता देता हूँ, एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जो एग्जाम में सीधे सीधे इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से क्लास बना रखी है, उस क्लास के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उस क्लास को आप जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया है? तो अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा को केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले अपूर्व चंद्रा थे वो सूचना एवं प्रसारण सचिव थे। तो अब अभी इनको नई जो नियुक्ति दी गई है स्वास्थ्य सचिव के रूप में, उससे पहले जो अपूर्व चंद्रा थे वो सूचना एवं प्रसारण सचिव थे। ठीक है, वर्तमान के अंदर जब इन्होंने सूचना एवं प्रसारण सचिव का पद रिक्त किया है, तो संजय जाजू को नया सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है। तो संजय जाजू को भी आप याद रखना, यह है अपूर्व चंद्रा, स्वास्थ्य सचिव है वर्तमान के अंदर भारत में। ठीक है, मैंने पिछले कुछ दिनों में जो भी प्रमुख नियुक्तियां पढ़ाई है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां पढ़ाई है, उसका रिवाइज करवा देता हूं। जो सुखबीर सिंह संधू है, उसको भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का सचिव बनाया गया है। आशीष कुमार भूटानी है, वो सहकारिता मंत्रालय के सचिव बने थे। राजकुमार गोयल सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव बने थे। पवन कुमार वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने थे। सतनाम सिंह जो सिंधु है, वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। शरद चौहान पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने थे। न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी ब्राले है, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। शीलवर्धन सिंह ने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद ग्रहण किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां पिछले पन्ने कुछ दिनों में पड़ी थी। और नई नियुक्ति पढ़ लेना, स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? नए अपूर्ण चंद्रा। पहले कहां पर लगे हुए थे? तो सूचना एवं प्रसारण सचिव थे, और इनकी जगह सूचना एवं प्रसारण सचिव बने हैं नए संजय जाजू। अगला क्वेश्चन, ओलेंग कोनोनेंको किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जो ओलेंग कोनोनेंको है, वो रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेंग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा 872 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया है। कितने? 872 दिन ये अंतरिक्ष में रहे हैं। इन्होंने अलग अलग समय अंतरिक्ष में जाकर ये रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा नहीं है कि 872 दिन एक साथ ही अंतरिक्ष में रहे हैं, ये अलग अलग टाइम पर जाते हैं, और सारे दिन अगर काउंट किए जाए तो 872 दिन तक इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए हैं। कोनोनेंको ने रूस के ही जेनेडी पडाल्का के 878 दिन 11 घंटे और 30 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कोनोनेंको है वो 5 जून 2024 को फिर से स्पेस स्टेशन के लिए भेजे जाएंगे। इसके बाद ये 1000 दिन तक अंतरिक्ष में बिताने वाले, सबसे अधिक समय में रहने वाले अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगे। एक नया रिकॉर्ड भी इनके नाम बन जाएगा। ये है कोनोनेंको। ठीक है, कोनोनेंको की ये फोटो है। इसके अलावा कुछ चीजें मैं आपको अंतरिक्ष में प्रथम बार कौन सा व्यक्ति गया था उसके बारे में बता देता हूँ। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गागरिन, जो कि रूस का था। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि रूस की थी। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। उन्होंने 1869 में अपोलो के माध्यम से चंद्रमा पर कदम रखा था। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश रूस था।
अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा था। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। तो ये अंतरिक्ष के बारे में प्रथम बार कोई गया था तो उसकी चीजें, जैसे यहाँ पर अंतरिक्ष का अपन ने एक रिकॉर्ड पढ़ा है कि 879 दिन अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड ओलेग कोनोनेंको ने अपने नाम किया है। उसी प्रकार अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन था, रूस का। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिला तेरेस्कोवा थी, रूस की। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो 1969 के अंदर अमेरिका के अपोलो मिशन के तहत गया था। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश रूस था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा था। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। ठीक है, बात हो रही है रूस की, तो रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ठीक है, रोसकोसमोस। रोसकोसमोस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 25 फरवरी 1992 को हुई थी। मुख्यालय मास्को रूस के अंदर है। अभी वर्तमान में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के प्रशासक है यूरी बोरिसोव। ठीक है, कौन है? यूरी बोरिसोव है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 28 फरवरी को अपन क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो आगामी कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आने वाला है, लेकिन 2024 के विज्ञान दिवस की थीम अभी घोषित कर दी है। थीम क्या रखी गई है? तो इंडिजेनस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप इंडिया। इंडिजेनस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया, ये रखी गई है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम। ठीक है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। तो रमन प्रभाव की खोज की थी सर सीवी रमन ने। कब की थी? 28 फरवरी 1928 को। इसी घटना को याद करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हो आपको पता लग गया, क्योंकि सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके बाद 28 फरवरी को अपन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। रमन प्रभाव की खोज के लिए सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1930 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। तो प्रथम बार 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। और 2024 की थीम क्या रखी गई है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की? इंडिजेनस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप इंडिया। इसके अलावा अपन ने पिछले कुछ दिनों में प्रमुख जो दिवस पढ़े थे उनकी थीम क्या पढ़ी थी? विश्व कैंसर दिवस मैंने आपको पढ़ाया था 4 फरवरी को। उसकी थीम थी टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। इसके अलावा विश्व ब्रेन दिवस पढ़ा था 4 जनवरी को। ठीक है, जिसकी थीम थी होलिस्टिक वेलनेस माइंड बॉडी एंड सोल। ठीक है, इसके अलावा भारतीय सेना दिवस अपन ने 15 जनवरी को पढ़ा था। उसकी थीम क्या रखी गई थी इस बार? इन सर्विस ऑफ द नेशन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, अपन ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया था। तो 26 जनवरी 2024 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसकी 2 थीम रखी गई थी। विकसित भारत, जिसका मतलब था डेवलप्ड इंडिया, एंड दूसरी थीम थी भारत लोकतंत्र की मातृका, जिसका मतलब होता है इंग्लिश के अंदर इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये 2 थीम रखी गई थी। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस मनाया था उसकी। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ध्यान रखना है, नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ कल किया गया था। खेल मंत्री कौन है वर्तमान के अंदर? तो अनुराग सिंह ठाकुर। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ किया था। इस चैंपियनशिप में जल की विशेष स्पर्धाओं में बिम्स्टेक के 7 सदस्य राष्ट्र हिस्सा लेंगे। तैराकी, डाइविंग और वाटर पोलो जैसे खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आनी चाहिए। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इस संगठन का गठन कब हुआ था? 1997 में। तो बिम्स्टेक 1997 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश के अंदर। वर्तमान में महासचिव है इंद्रमणि पांडे। 7 सदस्य देश है बिम्स्टेक के अंदर। कौन कौन है? भूटान है, भारत है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका और थाईलैंड है। ये 7 देश बिम्स्टेक के अंदर है। बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देश शामिल है। जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देश है वो बिम्स्टेक में शामिल है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। इस संगठन का गठन 1997 में हुआ था। वर्तमान में महासचिव है इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पीटी उषा को। पीटी उषा, जिसको भारत की उड़न परी भी बोलते हैं, उनको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीटी उषा को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एसजेएफआई बोलते हैं, और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जिसको डीएसजेए बोलते हैं, उसकी ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीटी उषा भारत की महान दाविका थी। ठीक है, तो महान दाविका है ये। पीटी उषा की एक फोटो है। उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक भी जीत रखे हैं। 1984 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई थी।
इन्हें भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल के तौर पर भी जाना जाता है। वर्तमान में पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है और राज्यसभा की सदस्य भी हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, वर्तमान के अंदर जो पीटी उषा है वो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा की मनोनीत सदस्य है। ये पीटी उषा की एक और फोटो है। हाल ही में कुछ पुरस्कार प्रदान किए गए पिछले कुछ दिनों में, जिसका मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ ईयर का अवार्ड दिया गया था। पुजारी ईश्वरी प्रसाद को शंकर स्मृति पुरस्कार दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न 2024 के लिए चुना गया है। वहीं कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न 2024 के लिए चुना गया था। निखिल बाग को महागौरव पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। रवि शास्त्री को कर्नल सी के नायडू अवार्ड दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट अभिनेता रणवीर कपूर को बनाया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। ये फिल्म फेयर अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए मैंने एक अलग से आपके लिए क्लास बना दी है, जिसकी लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यमन। यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अवध बिन मुबारक। यमन की राष्ट्रपति परिषद ने विदेश मंत्री अहमद अवध बिन मुबारक को नया प्रधानमंत्री चुना है। यह अहमद अवध बिन मुबारक की एक फोटो है। इससे पहले यमन के राष्ट्रपति परिषद ने पीएम माइन अब्दुल मलिक सईद को दिया गया था। यमन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो रशद अल अलीमी। रशद अल अलीमी है वो यमन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अहमद अवध बिन मुबारक बने हैं। ठीक है। इसके अलावा यमन को लेकर स्टैटिस्टिक्स सीखे क्या है? तो यमन पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। पश्चिमी एशिया का मतलब ये हुआ ये एशिया महाद्वीप है, क्योंकि भारत एशिया महाद्वीप में है, ये भारत है। भारत के पश्चिम के अंदर यहाँ पर देश पड़ता है यमन। छोटा सा देश है यमन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह होते हैं। तो ये यमन है, पश्चिमी एशिया के अंदर है। यमन की राजधानी कौन सी है? तो सना। सना यमन की राजधानी है। और अस्थायी राजधानी अदन है। यमन की अस्थायी राजधानी अदन है, स्थायी राजधानी सना है। पश्चिमी एशिया का एक देश है। मुद्रा यमनी रियाल इसके अंदर प्रयोग में लिया जाता है मुद्रा के रूप में। 2011 के बाद से यमन राजनीतिक संकट की स्थिति में रहा है। तो 2011 के बाद में ही राजनीतिक संकट यमन में रहा है। ये था 7 फरवरी 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर किया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो इन सबको अप्रिशिएट करने के लिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और प्रतिदिन सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास आती है, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। इस वीडियो को कर दो लाइक और एक अच्छा सा कर दो कमेंट। जय हिंद, जय भारत।